अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हूं और मेरे साथ सूरजगढ़ा के पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, सबसे पहले जनप्रहरी में आपका स्वागत है। बंदी को लेकर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनको बहुत लेकर आप लोग घेर। जब शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ था उस समय हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे, लेकिन शराबबंदी कानून समाज के हित में, राज्य के हित में था। हम लोगों ने उसको साथ देने का काम किया था सत्ता से बाहर रह करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती रहे। जब सरकार के साथ भी हम लोग शामिल हुए तब भी हम लोग शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात करते रहे। हम लोगों ने कहा कि जब शराबबंदी कानून है, शराब पीना नाजायज है, तो शराब बिक्री होना भी नाजायज है। उसकी बिक्री क्यों धड़ल्ले से हो रही है? सर, शराब तो बिकती रही धड़ल्ली से जब आप उनके साथ थे तब भी, और आज भी। जहरीले शराब पीकर लोग मरते रहे तब भी जब आप उनके साथ थे, और जब आप उनके साथ नहीं है तब भी। तो यहाँ तो कुछ विशेष जो बिहार के जनमानस को, बिहार के लोगों को जो अंतर दिखना चाहिए आपको उनके साथ रहने में और आपको उनसे अलग रहने में, वो दिखता नहीं है। देखिए, हम लोग, मैंने पहले भी कहा कि हम सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, विपक्ष की भूमिका में रहने के बावजूद शराबबंदी कानून का हम लोगों ने समर्थन किया, और सत्ता पक्ष में भी जब आए तो सत्ता पक्ष में रह करके भी इसको कड़ाई से लागू करने की बात हम लोग करते रहे। हम लोग, शराब की बिक्री हो रही है, केवल कागजों तक यह कानून सीमित न रहे, जमीन पर, धरातल पर वो नजर आना चाहिए। इस बात को लेकर करके हम लगातार मुख्यमंत्री को आगाह करते रहे। मुख्यमंत्री को हम लोग कहते रहे कि समीक्षा कीजिए, और समीक्षा केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। इससे जुड़े जो माफिया तत्व हैं, जो इस कारोबार में है, जो इसका व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर लगाम लगना चाहिए। जो शराबबंदी कानून है और बॉर्डर से हमारी सीमाएं जो ऐसे राज्यों से सटी हुई है, और वहां प्रशासन के लोग रहते हैं, पुलिस विभाग के लोग रहते हैं, तो ट्रकों में भर भर कर शराब की बोतलें कैसे आ जाती है? इतनी 2016 से अब तक देखेंगे तो 1000 लोगों की मौतें जहरीली नकली शराबों के कारण जो है से पीने से हो चुकी है। तो फिर शराबबंदी कानून रहने से और नहीं रहने से इसका क्या लाभ होता है? हम बंदी को सख्ती से लागू होना चाहिए, इसकी बिक्री को बंद होना चाहिए। कौन कौन माफिया है, कौन कौन इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, चिन्हित कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब तक 30,000 करोड़ रुपए का 16 के बाद राज्य का राजस्व का नुकसान, और जो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं, अगर उनको कहें तो लगभग 60,000 करोड़ का अवैध तरीके से संपत्ति, और जो कारोबार करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, इससे माफिया तत्व है, सिंडिकेट जो चलाने वाले हैं, वो सब लोगों की कमाई का एक हिस्सा बन चुका है। केवल मैं तो कहता हूं कि प्रशासन में, पुलिस विभाग में बैठे लोग, इसमें उनकी भी भूमिका है, उनके संरक्षण में ये सारे कारोबार चल रहे हैं। और अब तक जो है पुलिस विभाग के और प्रशासन में बैठे लोग भी 10,000 करोड़ से अधिक अवैध तरीके से अपनी संपत्ति बनाने का और कमाने का काम उन्होंने किया है। तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस प्रकार का केवल दिखावे के लिए कार्रवाई होता है। कार्रवाई होना चाहिए सच्चाई में, सही रूप में, और अगर कार्रवाई सही तरीके से होगा तो निश्चित तौर पे इस कारोबार से जुड़े लोगों पर लगाम लगेगा और शराब की बिक्री बंद होगी। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसका राजस्व का स्रोत बहुत ही सीमित है, न के बराबर है। वैसी स्थिति में शराबबंदी कर कहीं ना कहीं बिहार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का, अगर शराबबंदी हुआ है उससे जो राजस्व आता था बिहार का, या जो आता, उसके अल्टरनेट में कोई राजस्व का इनकम हो, राजस्व का सोर्स बने, इसके बगैर सोचे हुए, बगैर प्लानिंग किए हुए शराबबंदी करना और उसका समर्थन करना भाजपा के द्वारा उस वक्त, इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, शराबबंदी कानून, इसका लाभ राज्य को, ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं कि शराबबंदी कानून कोई गलत चीज नहीं है, वो होना चाहिए था, लेकिन सरकार को सख्ती से उसका लागू करना चाहिए था। राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, उस राजस्व का भरपाई की भी प्रयास करना चाहिए था कि कैसे और किस रूप में हम कर सकते हैं। कई राज्यों में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा क्या सोचती है? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही चौपट थी। पहले से मतलब कब? 2005 से पहले? 2005 से पहले की स्थितियां बहुत ही खराब थी। अब यहाँ चरवाहा विद्यालय होता था, स्कूल में शिक्षक नहीं थे, भवन नहीं थे, स्कूल नहीं थे, पढ़ने वाले बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी, केंद्र से पैसा मिलता था सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उसका उपयोग नहीं होता था। अगर कुछ पैसे आ भी जाते थे, राशि, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जाता था, और जो राजस्व, जो राज्य का हिस्सा होता था लगाने का, जो वो भी जो ऐसे ये सरकार नहीं लगा पाती थी, जिसके कारण उसका उपयोग नहीं हो पाता था। लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनी, मैं आज भी कर रहा हूं कि क्वालिटी में सुधार जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका, लेकिन क्वांटिटी को बढ़ाया गया। 19,000 प्राथमिक विद्यालय नए खोले गए, 14,000 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण किया गया। 3200 जो हाई स्कूल राज्य के अंदर में थे, उसका उत्क्रमण +2 में किया गया, और सभी पंचायतों के अंदर में
उच्च विद्यालय खोले गए, इस प्रकार से हुआ। 35 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, जो जिनके लिए साधन नहीं था, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, इस प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। शिक्षक के विषय में सर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिक्षकों की बहाली भी हुई, लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिए था शिक्षकों की बहाली के लिए, जिस प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई, उस प्रकार के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, जिसके कारण हमारा शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। नीतीश के व्यक्तित्व को यदि कोई समझता है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे लंबा समय वह भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाए, उनके साथ रहे, चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर बिहार प्रदेश की राजनीति हो। आज कल कुछ दिनों से नीतीश जिस तरह से असंयमित भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी विधानसभा के स्पीकर को डायरेक्ट करते हैं तो कभी नेता प्रतिपक्ष पर तुम ताम कर, अमर्यादित मैं भी नहीं बोल सकता हूं अपने चैनल पर, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार की भाषा नीतीश कुमार बोल रहे हैं, ये उनकी भाषा नहीं थी। नीतीश कुमार संयमित, सुसभ्य भाषा बोलने के लिए जाने जाते थे। लोगों में उनकी एक अलग पहचान नीतीश कुमार की थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबा साथ भी रहा है। 1996 में जब समता पार्टी के रूप में नीतीश कुमार जिसके नेता हुआ करते थे, उसके साथ हमारा गठबंधन रहा। केंद्र में भी जो है हम कई चुनाव, लगभग दर्जन भर चुनाव, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम साथ साथ लड़ने का काम किए हैं। जातीय समीकरण के आधार पर भी अब वो कहीं नहीं टिक रहे हैं। जो उनके वोटर थे, उनके जो जिस वोटर के आधार पर वो अपनी राजनीति आगे कर रहे थे, वो सब भी जो है अब उनसे अलग होकर करके और उनके खिलाफ हो गए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि अंदर से वो पीड़ा में है और उसी पीड़ा के कारण इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जो जिनका साथ है महागठबंधन में, राजद का, कांग्रेस का, जिस प्रकार से वो लोग दबाव बनाने का काम करते हैं हर चीजों पर, उसके कारण भी जो है अंदर से इस प्रकार की पीड़ा के कारण इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऐसा जो है मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार धीरे धीरे, उम्र का तकाजा है और दबाव जो पड़ता है और धीरे धीरे जनता का विश्वास उठ जाना, ये सब मिलकर करके नीतीश कुमार को अपनी भाषा को अमर्यादित भाषा में परिवर्तित कर दिया। एक तीखा प्रश्न आपसे, आपने अभी कहा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उस पर दबाव भी आप लोग बना रहे हैं, लेकिन ये दबाव अवसर देखता है। हम आपको एक दो घटना से अवगत करा रहा हूँ। एक, जब विधानसभा में स्पीकर थे आपके, उस समय नीतीश कुमार डायरेक्ट किए, लोग विधानसभा की मर्यादा समझिए कि तार-तार हो गई। उस वक्त हर जगह इसकी निंदा हुई। अभी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से तुम-ताम किया, लेकिन यहाँ बीजेपी की दोहरी नीति देखने को मिली। एक उस वक्त जब बीजेपी साथ में थी तो बीजेपी को जितना मुखरता से, प्रखरता से और बिहार विधानसभा के मर्यादा के हित के लिए नीतीश कुमार को विरोध करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको जब अपमान किया जा रहा है, भाजपा कर रही है विरोध। ये दोहरी नीति क्यों? नहीं, देखिए, ये अवसर है। उस समय विजय कुमार सिन्हा जी हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। वो सिर्फ सर भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। ये विजय कुमार सिन्हा इज द सिंबल ऑफ द स्टेटस ऑफ द बिहार असेंबली। निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे और जिस प्रकार की जो है भाषा का प्रयोग नीतीश कुमार ने किया, वो भाषा बहुत ही अमर्यादित थी। उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। उनको इतना बेइज्जत किया गया कि वो लखीसराय में जब गए और यही शराब कांड के लेकर उनकी बात डीएसपी नहीं सुन रहा था, उस समय बीजेपी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पब्लिक के डोमेन में इस तरह की बातें चल रही है कि आखिर क्या वजह है। अवसर देखकर भाजपा किसी की निंदा करती है, किसी पर दबाव देती है। अवसर देखकर आज मैंने क्या, इस पर आप प्रकाश डालिए, क्योंकि आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं दोनों बातें कर रहा हूं। विधानसभा के अंदर में जो बातें हुई, उस बात को लेकर करके विजय सिन्हा जी की नाराजगी जो हुई, विजय सिन्हा से उन्होंने खुद जो है मिलकर करके मुख्यमंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि आगे इस प्रकार की मर्यादा भंग नहीं होगी। जहां तक आपने लखीसराय में डीएसपी की बात की, उसको लेकर करके भी सरकार ने कार्रवाई किया। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया तो उस डीएसपी का जो विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी के साथ अमर्यादित या आचरण किया था, या जिस प्रकार से जो व्यवहार करना चाहिए था एक विधानसभा अध्यक्ष के साथ, वो व्यवहार नहीं किया था, तो इसलिए उसको भी वहां से हटाया गया। तो ये हम लोग जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है मर्यादाओं के अंदर और जो संवैधानिक पद है, उस पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखना यह आवश्यक होता है। तो निश्चित तौर पे जब साथ में सत्ता में थे, तब भी जो है हम लोगों लगातार उसका विरोध किए और उस आज भी जो है विपक्ष में है, तो जो मर्यादाएं हैं, जो भाषाएं हैं और जिस प्रकार का व्यवहार है नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री का या अन्य लोगों का, तो उसका खिलाफ हम लोग लगातार करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश को स्वीकार करिएगा। मुझे लगता है कि यह असंभव है
और बिहार की जनता अब नाराज हो चुकी है और हम लोग जनता के अनुसार चलते हैं। किसी को साथ लेना और रखना ये जनता पर निर्भर करता है। जनता जिसको मन से उतार देती है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी कभी अपने गले नहीं लगा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद जनप्रहरी से जुड़ने के लिए। ये थे सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल।